अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स 2A। तो कंसेक्टिव क्लासेस हैं अभी हमारी फ्रॉम 1:30 to 3 and 3 to 4:30। आई हैव जस्ट स्टार्टेड द मीटिंग। स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन नहीं किया है। आई एम वेटिंग। जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं फिर हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। यस, 0 to 0 आपने ज्वाइन किया है। काइंडली बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप तक। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर आई विल शेयर द स्क्रीन एंड देन वी विल कंटिन्यू वेयर वी लेफ्ट ऑफ। यस, ज्वाइन कर लिया है स्टूडेंट्स ने। बाकी कहाँ हैं भाई? बाकियों को भी कहीं ज्वाइन कर लें। वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने अभी फर्स्ट क्लास में बात छोड़ी थी। आपको मैंने कहा था कुछ एक्सरसाइजेज अगर थोड़ी सी कर लें तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा आज की बाकी जो है वो टॉपिक्स को समझने में। बट एज आई कैन अंडरस्टैंड आप बाकी क्लासेस भी ले रहे थे। आई एम श्योर के उसमें भी आप लोग बिज़ी थे तो शायद ना कर पाए हों। बट हमने जो चीज़ें कवर की इस लेक्चर में, जो अभी पिछला हुआ हमारा लेक्चर, उसके अंदर, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, या मैंने आपको ये भी कहा था कि आप कुछ एक्सरसाइजेस करें, क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, कि हमने ये कवर किया कि भाई रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव में क्या फ़र्क है। हमने ये देखा कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव दोनों ही नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट मैंडेटरी कि अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो लाजमी इररिफ्लेक्सिव हो। हमने ये भी टॉपिक कवर किया कि सिमेट्री की कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंस है। एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, एक एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है और एक एसिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। हमने कहा कि एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट ना कर रहा, ऐसा रिलेशन कोई ना हो जिसमें एंटी सिमेट्रिक वो रिलेशन होगा जिसके अंदर कोई भी डिफरेंट सेम वाले ऑर्डर्ड पेयर्स के अलावा किसी का भी उलट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, दैट वुड बी एंटीसिमेट्रिक। और अगर किसी का भी उलट ना एग्जिस्ट कर रहा हो, इवन सेम वालों का भी ना हो, तो उसको हम एसिमेट्रिक कहेंगे। और सिमेट्रिक वो रिलेशन होता है जिसके अंदर तमाम के उलट एग्जिस्ट कर रहे हों, इंक्लूडिंग योर सेम मेंबर ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसका ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट उलट एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये दो चार बातें हमने की। इससे रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो मुझसे बेशक पूछें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, सो जिस तरह 089 कह रहे हैं कि फ़िलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, आई होप कि बाकी इस क्लास का भी कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। एंड ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और कुछ चीज़ें जिसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, आई थिंक इट विल बी इन योर माइंड कि वो बात भी हमें क्लियर है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो वो हमें याद रह जाएगी। अच्छा, अब इसमें रिलेशंस आर एसेंशियली फंक्शंस, सॉरी सेट्स। अच्छा, हमने कुछ रिलेशंस लिखे, एक तो रिलेशन और लिखते हैं और एक छोटी सी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, बहुत मामूली सी, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये एक रिलेशन है 6 5 पे, इसको छोड़ दें, ये जो आर एन पे मैंने बनाया है ये रिलेशन है, वही 6 5 के ऊपर मैंने 4 रिलेशंस बनाए हैं। यानी कि रिलेशंस ऑन ए का मतलब यही है कि दिस R1 इज़ अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R2 इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, R3 इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड R4 इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मुझे ज़रा ये बता दें कि इसमें R2 की बात करता हूँ मैं, R2 रिफ्लेक्सिव है या नहीं? सिर्फ R2 के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं? ओके, 089 कह रहे हैं कि नहीं है, 014 भी कह रहे हैं कि नहीं है, 031 कह रहे हैं कि है, 007 कह रहे हैं कि नहीं है। सो R2 इज़ बेसिकली नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो जिससे कह रहे हैं कि है वो गलत कह रहे हैं, वो शायद सिमेट्रिक से कंफ्यूज कर रहे हैं। सिमेट्रिक है क्योंकि हर एक ऑर्डर पेयर का उलट एग्जिस्ट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और फ्रैंकली मुझे भी याद नहीं कि मैंने पूछा एग्जैक्टली क्या था, रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक, बट मैं रिफ्लेक्सिव से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन, बिकॉज इसके अंदर 5 5 6 6 दोनों ही नहीं है। कोई एक भी होता है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते, कोई एक भी नहीं होता तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहते।
अगर सब होंगे 5566 तो हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अगर एक भी मिसिंग हुआ तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे, और यहाँ पर चूँकि दोनों ही मिसिंग है तो हम इसको भी रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे R2 को। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ और ज़रा गौर से सुनना उस क्वेश्चन को, और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस उस क्वेश्चन को सुनकर उसका जवाब देना, बेशक टाइम ले लेना उसका जवाब देने से पहले। मैं आपसे वही R2 के बारे में अब सवाल कर रहा हूँ। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं सवाल R2 के बारे में ही कर रहा हूँ। R2 का मैंने पूछा रिफ्लेक्सिव है या नहीं, आपने कह दिया कि कुछ ने कहा है, कुछ ने कहा नहीं, मैंने समझा दिया कि भाई ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। अब मुझे एक ये बात बताएं, क्या R2 एक फंक्शन है या नहीं? रिपीटिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है ये क्वेश्चन इस लेक्चर से। क्या R2 एक फंक्शन है या नहीं? ऑल राइट, 089 014 कह रहे हैं कि है, 007 ने सबसे पहले कहा कि यस इट इज़ अ फंक्शन, 101 भी यही कह रहे हैं, 031 भी कह रहे हैं कि ये फंक्शन है। सो इट वाज जस्ट अ लिटिल एक्सरसाइज, जिससे आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, अलहदा अलहदा ना समझना लग जाएं। एंड मुझे ये बता दें इस फंक्शन की, चलें ये बता रहे हैं कि आप ये फंक्शन है, क्यों है फंक्शन मैं बता देता हूँ। इसलिए है फंक्शन क्योंकि इसमें डोमेन के हर मेंबर की एट लीस्ट वन एंड एट मोस्ट वन इमेज एग्जिस्ट करती है। कोई ऐसा मेंबर नहीं है डोमेन का जिसकी कोई इमेज ना हो। जैसे कि भाई डोमेन क्या है 65, इसकी 6 की भी इमेज एग्जिस्ट कर रही है और 5 की भी एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से हम इसको फंक्शन कहेंगे। और दूसरा जो रीज़न है वो यही है, दूसरा रीज़न नहीं बल्कि दूसरा मैंडेटरी रीज़न ये है कि हर एक की एक ही एग्जिस्ट कर रही है इमेज। 6 की भी एक ही इमेज है 5, और 5 की भी एक ही इमेज है 6, इस वजह से फंक्शन है। अब मुझे ये बता दें, क्या ये फंक्शन 1-to-1 फंक्शन है या नहीं? इज़ दिस फंक्शन अ 1-to-1 फंक्शन और नॉट? सब्जेक्टिव नहीं पूछा मैंने अभी 007, अभी मैं सिर्फ उस पर हूँ। सब्जेक्टिव भी पूछूंगा आगे जाके, वो है या नहीं उस पर बाद में बात करेंगे। 1-to-1 है या नहीं ये बताएं। 049 कह रहे हैं कि 1-to-1 है, 1-1 भी ये कह रहे हैं कि है। 1-to-1 है, 1-to-1 नहीं है 014 कह रहे हैं। 1-to-1 क्या होता है याद है? 1-to-1 होता है एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक इमेज की भी एक ही प्री इमेज हो, एक से ज़्यादा प्री इमेजेस ना हो किसी की भी। तो मैं यहाँ पर इमेज देखता हूँ, 5 है एक इमेज 5 है, ये वाला 5 जो मैं अब सेलेक्ट करूँगा, ये एक इमेज है। इसकी कितनी प्री इमेजेस हैं इस पूरे फंक्शन में? एक तो 6 है, कोई और इमेज है 5 की? नहीं, यहाँ पर 6 की इमेज है, 6 इमेज है। तो भाई 5 की एक ही प्री इमेज है 6, और 6 की भी एक ही प्री इमेज है 5, इस वजह से ये एक 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा। 014 ये एक 1-to-1 फंक्शन है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से मेरा आ रहा है, सर्जेक्टिव है या नहीं? सर्जेक्टिव क्या होता है याद दिला दूँ आपको। सर्जेक्टिव एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर को डोमेन पूरी की पूरी यूटिलाइज हो रही हो। तो इस सवाल के जवाब में आप ये भी बता दें कि ये सर्जेक्टिव है या नहीं, और मुझे ये भी बता दें कि इसकी को डोमेन क्या है, को डोमेन में क्या क्या है, को डोमेन के अंदर क्या है, और फिर ये बता देंगे सर्जेक्टिव है या नहीं। ठीक है, 014 कह रहे हैं कि ही वॉज कन्फ्यूज, दैट्स ओके। सो सबका जवाब तकरीबन यही आ रहा है कि इट इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। को डोमेन कह रहे हैं 5-6 है, 5 और 6 जो 095 ने लिखा है वो, और आई होप कि ये और उर्दू वाला और है, इंग्लिश वाला नहीं। 007 ने जो को डोमेन भेजी है उसमें एक गलती ये है कि आपने करली ब्रैकेट्स यूज़ करने थे। को डोमेन ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, एक सेट होता है। और 089 कह रहे हैं कि यस 5 and 6, ये एंड लॉजिकल नहीं है, इट इज़ जस्ट 5 and 6 जो हैं वो आपकी को डोमेन में हैं। और दूसरी बात ये, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, आपके जहन में है ये चीज़ें, मैं बस उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। 049 पूछ रहे हैं कि 5-6 कैसे है ये समझा दें। सो 5-6 की को डोमेन क्यों है? बिकॉज दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, तो इसकी डोमेन भी ए है और को डोमेन भी ए है। फर्स्ट सेट को हम को डोमेन कहते हैं और सेकंड को को डोमेन कहते हैं। फंक्शंस में आपको याद होगा हमने कहा था फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी, तो हम ए को डोमेन कहते थे और बी को को डोमेन कहते थे। तो यहाँ पर चूंकि ये ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू ए, या सिंपली अ फंक्शन ऑन ए। इस वजह से इसकी को डोमेन ए ही है और डोमेन भी ए ही है। तो ए क्या है 65,
या 5-6 सेट के अंदर आप कुछ भी लिख दें, 5-6 लिख दें या 6-5 लिख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सेट है ये डोमेन भी है और ये को डोमेन भी है। तो को डोमेन के पूरे मेंबर्स यूटिलाइज हो रहे हैं। 5 भी इमेज है R2 में और 6 भी इमेज है R2 में। इस वजह से ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और चूँकि आपने अभी बताया जिस तरह ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी है और बाइजेक्टिव वन टू वन भी है, इस वजह से ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहलाएगा। 049 क्लियर है? कुछ बात रिमाइंड हो रही है जो कि हमने फंक्शंस में पढ़ ली है काफ़ी दफ़ा। एंडर्स होके जो भी कह रहे थे कि कन्फ्यूजन हो रही है, कन्फ्यूजन हो गई थी, इस वजह से वो गलत जवाब दे गए। तो हाँ, तो वही चीज़ें हैं 049 जो आपको कुछ कुछ याद आ रहा है ना, वही हम एग्जैक्टली डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइजेस दोबारा से कर लीजिएगा और सारी चीज़ों को रिपीट कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। हमारे लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं कि हमने एक्चुअली फंक्शंस को कितनी डिटेल में और कहाँ कहाँ तक पढ़ा है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज कराने का मकसद यही था आपका कि वी आर इसेंशियली ऑन द सेम टॉपिक स्टिल। हमने टॉपिक चेंज नहीं किया है। जो हम फिज़िकल क्लासेस से टॉपिक लेकर चल रहे थे ना, सेट्स का, सेट पढ़े हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, फिर हमने फंक्शन से स्टार्ट किए, उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट की, फिर हमने रिलेशन से स्टार्ट किए, उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट की। ये एक ही टॉपिक चल रहा है सारा, और इस टॉपिक को हम कहते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी है ये सारी की सारी। आप सेट बनाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उनके सबसेट्स निकालते हैं, उन सबसेट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं, फिर आप उन सबसेट्स को रिलेशंस अलग कह देते हैं, फंक्शंस अलग कह देते हैं। अच्छा, R2 की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि R2 एक रिलेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ एक फ़ंक्शन भी है। और हम ये बात भी बेतहाशा बार कर चुके हैं कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन एक फ़ंक्शन नहीं होता है। जिस तरह R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 कोई फंक्शन नहीं है, ऑल्दो दिस इज़ अ रिलेशन ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी की हैं एंड वी नो कि दिस इज़ अ सबसेट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम A to A। तो इट इज़ जस्ट अ रिलेशन, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ फंक्शन। तो इट इज़ द सेम टॉपिक दैट वी आर डूइंग। यानी कि अगर किसी, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, एग्ज़ाम की बातें आज से शुरू हो जाएंगी। एग्ज़ाम की फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको मैं एक सवाल दे दिया, मैंने एक सेट दिया जिसके अंदर 4 मेंबर्स हैं। तो ऐसा भी मुमकिन है मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक आपका उसमें से निकाल सकूं कि मैं कहूँ कि भाई पहले तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, फिर इसके सारे सबसेट्स निकालें, फिर उन सबसेट्स में आइडेंटिफाई करें रिलेशंस कितने हैं, ऑब्वियसली रिलेशंस तो सारे ही होंगे, फिर उनमें से आइडेंटिफाई करें फंक्शंस कितने हैं, फिर उनमें से आइडेंटिफाई करें 1 to 1 कितने हैं, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें कि ऑन टू कितने हैं, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें बाइजेक्टिव कितने हैं, फिर उसमें से आइडेंटिफाई करें कि जो रिलेशंस हैं उनमें रिफ्लेक्सिव कौन से हैं, सर्जेक्टिव कौन से हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, सिमेट्रिक कौन से हैं, एंटी सिमेट्रिक कौन से हैं, वगैरह वगैरह। इट इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक जो कि हम कवर कर चुके हैं पिछली 8-10 क्लासेस के अंदर। और अगर आप, मैं आपको बड़ा एक आसान तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ आप 3 सेट्स बनाएं, चाहे वो 2-2 मेंबर्स के ही क्यों ना बना लें या 3-3 के ही क्यों ना बना लें, 3 सेट्स बनाएं A, B, C, और आप ये सारा काम करें 3-4 दफ़ा उन तीनों सेट्स के ऊपर। बिलीव मी, आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होना शुरू हो जाएंगी और याद रहना शुरू हो जाएंगी। राइट? नहीं, ये एक क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि यही क्वेश्चन होगा 007। जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, दिस कैन बी जस्ट 1 क्वेश्चन एज वेल। एक्चुअली मेरा बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसमें कभी ये ना समझें आप कि अच्छा मैंने आपको कह दिया रिलेशंस आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सेट नहीं आ रहा। इट इज़ जस्ट सेट थ्योरी। मैं आपको सिर्फ कह दूँगा सेट थ्योरी आ रही है और आपने समझ लेना है कि सेट्स का लेक्चर भी है, फंक्शंस का भी है, तो रिलेशंस का भी है, तो आने वाला कॉम्बिनेट्रिक्स का भी है, सारे लेक्चर्स उसमें आ जाएंगे। तो हमने इसमें बेसिकली 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है, इस पूरे आपके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के कोर्स को, जिसमें सबसे पहले हमने लॉजिक के बारे में पढ़ा है, लॉजिक एंड प्रूफ्स। दूसरा हिस्सा हमारा सेट थ्योरी के ऊपर है, और तीसरा हिस्सा जो है वो हमारा ग्राफ थ्योरी के ऊपर होगा, होपफुली अगर हमें टाइम मिलता है तो। सो एनीवेज, सो मैं आपको बता रहा था बड़ा आसान तरीका ये है आपको इसी काम करने का। आपका मेरे ख्याल आधा घंटा भी नहीं लगेगा। आप वो सेट्स को मल्टीप्लाई करें, A इंटू बी करें, A इंटू ए करें, B इंटू सी करें, B इंटू बी करें, C इंटू सी करें, 2-4 कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, उसके सारे सबसेट्स लिखें। किसी के 64 बनेंगे, किसी के 32 बनेंगे, किसी के 16 बनेंगे, सारे सबसेट्स लिखें, उनमें से यस करते जाएं कौन से रिलेशंस हैं, कौन से फंक्शंस हैं, नाम लिखते जाएं, फिर उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़, जो रिलेशंस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेक करें, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शंस में प्रॉपर्टीज़ चेक करें, फंक्शंस में रिलेशंस की प्रॉपर्टीज़ भी चेक करें,
इस तरह अगर आप आधा घंटा भी लगा देंगे ना अपना 2-4 मुख्तलिफ सेट्स के ऊपर ये काम करेंगे तो होपफुली आपको तकरीबन तमाम चीज़ें समझ भी आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये आप याद करके करें, याद करके करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ कोई चीज़ याद नहीं आ रही, लेक्चर खोल के देख लें उसको, उसकी प्रॉपर्टी देख लें और आप उसको चेक करना शुरू हो जाएं, तब भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, 089 कह रहे हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 20 मार्क्स का तो होगा ही। हाँ जी, 20 मार्क्स का तो होगा ही, बाकी 20 मार्क्स में कुछ और भी आ सकता है। 40 नंबर का होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम, ये तो पता ही है। तो ठीक है, अगर मिनिमम 20 मार्क्स का भी हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो आई थिंक इट विल टेक प्रिटी गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन द एग्ज़ाम, क्योंकि ये भी देखना होता है, हमने सिर्फ ये नहीं बनाना होता कि पेपर बनाकर मुश्किल बनाकर हम दे दें। इट्स अबाउट कि आपका टाइम के अंदर हो भी जाए वो। अगर आप, मैं कितना ही मुश्किल बना दूं और वो आपके टाइम के अंदर ना हो सके, तो फिर वो पेपर एक, जिसको कह लें कि क्या कहते हैं वो वर्ड जहन में नहीं आ रहा, इंसाफ वाला पेपर नहीं होगा, एक जस्टिफाइड पेपर नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, मैं एक ऐसा पेपर ही बनाऊंगा ऑब्वियसली जिसके अंदर बेशक सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करूं, बड़ी लेंथी लेंथी चीज़ें इंक्लूड करूं, बट फॉर एन एवरेज पर्सन एक ऐसा पेपर होगा कि एवरेज पर्सन उसको 2 घंटे के अंदर या जितना भी आपका टाइम है उसके अंदर कर सके। और जिसको काफ़ी अच्छी, जिसने एक्सरसाइजेस की हुई होंगी, वो हो सकता है कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भी करके उठ जाए। और जो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली, तो वो तो पूरा उसको दिन भी दे देंगे आप, तो वो फिर नहीं कर सकता। सो एनीवेज, दिस इज़ ऑल द सेम स्पेक्ट्रम। ये एक ही डायमंड है जिसके अंदर से मुख्तलिफ कलर्स निकल रहे हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं। दीज आर नॉट डिफरेंट टॉपिक्स कि आप इनको कहेंगे ये डिफरेंट टॉपिक है, ये डिफरेंट टॉपिक है, ये डिफरेंट टॉपिक है। हर एक टॉपिक एक दूसरे से मिला हुआ है। इंशाल्लाह। 095 यू आर सेइंग कि मिड में जिस तरह की हुई है रिस्पांस उस तरह का नहीं होगा होपफुली, कि मिड का पेपर आई डोंट थिंक इतना मुश्किल था, बट यस मुश्किल था। और मिड का पेपर यूजुअली मैं मुश्किल बनाता हूँ विद रेस्पेक्ट टू द फाइनल पेपर, बिकॉज फाइनल पेपर जो होता है वो एक्चुअली होता उसी नोयत का है। मिड का पेपर जितना मुश्किल था ना, रिमेम्बर बिलीव मी, आपका फाइनल का पेपर भी उतना ही मुश्किल आएगा। बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं अपने लेवल के हिसाब से वही मुश्किल पेपर मिड में भी देता हूँ, वही फाइनल में भी देता हूँ, लेकिन फ़ाइनल में असल में मुझे ज़्यादातर रिस्पांस सही आ जाता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्होंने मिड दे दिया होता है, तो उनको लगता है कि यार मिड ऐसा आया है, मिड में ऐसी परफॉर्मेंस हुई है, फाइनल में उस हिसाब से वो फिर पढ़ कर आते हैं। मिड में हो सकता है किसी स्टूडेंट ने हल्का ले लिया होगा, यार ठीक है हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन मिड देख कर अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नहीं यार, फाइनल बगैर पढ़े बगैर एक्सरसाइजेस किए नहीं हो पाएगा। तो आप चूँकि उसके लिए तैयारी अच्छी कर लेंगे, तो बेशक वो उसी नौइयत का क्यों ना हो, आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आई थिंक फ़िज़िकल होगा आपकी नेक्स्ट वीक से पेपर जो हैं वो आपने डिलीट कर दिया, बट यही मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक से आपके जो क्लासेस हैं वो तो हाइब्रिड फ़िज़िकल यानी कि होने ही वाली हैं, तो देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि आपके पेपर्स भी फ़िज़िकल ही होंगे जिस तरह आपके मिड हुए थे। सो होपफुली इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस फॉर यू। आपको बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली सीखने को मिल भी रही हैं, और उसको आप जब एक्सरसाइजेस करेंगे, मुख्तलिफ प्रैक्टिस करेंगे, तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होना और भी शुरू हो जाएंगी। So like I said कि because this relation is it's a function as well, अगर उसकी properties पूरी करता है, and obviously this is a subset of a Cartesian product as well. So because these are essentially sets, basically तो set ही है ना ये सारे। अब वो हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी कि भाई ये सबसेट होना चाहिए, फिर किस तरह का सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस ए का होना चाहिए या बी क्रॉस ए का होना चाहिए। फिर हमने ये सोचा कि भाई ये सबसेट में प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम उसको फंक्शन कहने लग जाते हैं, कुछ नहीं है तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते हैं। फिर फंक्शन के अंदर भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं तो हम 1 to 1 कहना शुरू हो जाए। लेकिन इसेंशियली तो ये चीज़ सेट ही है ना, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी हुई है ना सारी चीज़ें, और ये सेट्स ही हैं और ये इसके मेंबर्स ही हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। कोई मैसेज आई थिंक मिस हो गया जिस पे मैं कमेंट करना रह गया। नहीं 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 नहीं, 095 ऐसे नहीं होता, सब आएगा, सब आएगा, A to Z सब कुछ आएगा।
लेकिन यस यू आर राइट इन अज्यूमिंग दिस के 0.95 जिस तरह से कह रहे हैं कि मिड के बाद जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही आएगा, लेकिन सिर्फ वही नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसी में से होता है। क्योंकि मिड से पहले वाली चीज़ें हम मिड में भी चेक कर चुके होते हैं, और क्विज़ और असाइनमेंट में भी ज़्यादातर वो चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो आखिरी की चीज़ें होती हैं ना, वो इतनी ज़्यादा कवर नहीं हुई हुई होती हैं, ना ही क्विज़ में, ना ही असाइनमेंट में, ना ही मिड में। तो उनका हिस्सा ज़्यादा होता है यूजुअली, हर कोर्स में आप ये देखेंगे उसका हिस्सा ज़्यादा होता है, और शुरू वाली चीज़ें इतने ज़्यादा नहीं होती। और ये हर एग्ज़ाम में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भाई इसके बाद वाली चीज़ें आएंगी या पहले वाली भी आएंगी। हर कोर्स का पढ़ाने का मेरा यही तरीका होता है, और आपका हर कोर्स डिज़ाइन भी इसी तरह से किया जाता है। जितने भी आपके कोर्स डिज़ाइन हुए हुए हैं वो फिर हर टीचर के पढ़ाने पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इनको लेकर चलते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ उसमें मैं हर कोर्स को इस तरह से रखता हूँ कि जो आपके आखिरी के टॉपिक्स हैं ना, उनकी बेस पिछले टॉपिक्स में बन रही होती है। तो इस वजह से मैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कोर्स में स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि सर जो बाद में पढ़ाया है सिर्फ वो पढ़ लें तो हमारा पेपर हो जाएगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं है मेरे भाई। जब तक आपको पहली की चीज़ें भी नहीं पता होंगी, आपको मैं सिर्फ आखिरी क्वेश्चन भी दे दूंगा ना, आप नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से मैंने अभी ये एक रिलेशन बताया ना, एक रिलेशन में यहाँ पर लिखता हूँ, छोटे सी एक मैं क्वेश्चन डिज़ाइन कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसे आखिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी चीज़ें पहले टॉपिक्स में से हैं या बाद वाले टॉपिक्स में से। मैं ये कहता हूँ एक रिलेशन है जिसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन 100, या से 123, 123 से छोटा। तो आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि इस कंडीशन पर पूरा उतरते हों। अब मैं इस कंडीशन को थोड़ा सा और जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। कॉम्प्लिकेशन देखिएगा क्या हो गया। हम्म, कैप्स लॉक ऑन है। ये कंडीशन है जी, वो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो कि इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं। अब ये ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि आप सिर्फ सोच के बताएंगे हाँ ठीक है ये भी होगा ये भी होगा, ये ज़ोर है, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और कैसे निकालेंगे फिर? बनाएंगे ट्रूथ टेबल या नहीं? ट्रूथ टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। ट्रूथ टेबल वो चीज़ है जो कि हमने आई थिंक सेकंड क्लास में पढ़ी थी हमारे। तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको कहूँ कि भाई ये रिलेशन लिखें और आप कहें कि अच्छा ठीक है मैं सिर्फ रिलेशंस पढ़कर चला जाऊँ तो मैं ये काम कर लूँगा। सो आप नहीं कर सकेंगे ये काम। आपको ट्रूथ टेबल भी बनाना आना चाहिए, फिर आप ट्रूथ टेबल भी बनाएंगे, फिर आपको ज़ोर का भी पता होना चाहिए, फिर आप उसके ट्रूथ टेबल बनाकर उसमें से आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए। और फिर आपको अगर मैं कहता हूँ कि भाई प्रूव करें कि इसमें ये और ये, जस्ट मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई प्रूव करें कि आप क्यों कह रहे हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर आपको प्रूफ के मेथड भी आने चाहिए कि भाई आप प्रूफ कैसे कैसे कर सकते हैं कोई चीज़। सो ईच एंड एवरी थिंग इज़ इंटरकनेक्टेड इन दैट, and that would be very very helpful for you if you understand all of the topics and try to uh, like connect all of the topics कि भाई कैसे हो रहे हैं ये कनेक्ट। जिस तरह अभी भी मैंने रिलेशंस में यही काम आपसे करवाया। हमने कहा ना कि भाई रिफ्लेक्सिव तब होगा या एंटीसिमेट्रिक तब होगा जब अगर ए बी का उलट बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी बराबर हैं। ये सारी इफ़ देन इम्प्लीकेशन हो रही है। और आपने नोट किया होगा कि जब सिमेट्रिक बताया जा रहा था तो वहाँ पे बाय कंडीशनल था, जिसमें ये कह रहा था कि अगर ए बी हो तो बी ए होना चाहिए, या अगर बी ए हो तो ए बी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड। 049 का एक और कमेंट है कि 50 मार्क्स वाला क्लियर होता है ना। मैं समझा नहीं कौन सी पॉइंट पर था ये, किस बात पर ये कमेंट आया है। अच्छा 50 मार्क्स वाला, ठीक है 50 मार्क्स वाला यानी कि 50 मार्क्स अगर आपने ले लिए हैं कोर्स में तो आप क्लियर पास हो जाएंगे, यू मीन लाइक दैट। आई थिंक यस, पासिंग मार्क्स जो हैं वो आपके 52, ग्रेडिंग स्कीम भी मैंने उस पर शेयर की हुई है, जो आपसे मैंने नहीं गूगल शीट एक शेयर की है, इसके ऊपर आप सबके मार्क्स अपलोड हो रहे हैं। उसमें आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना राइट हैंड साइड की तरफ, तो आपको वो भी नज़र आ जाएगा उसमें ग्रेडिंग स्कीम भी, कि आई थिंक 50 to 59 वाले पास हो जाते हैं विद डी ग्रेड, डी फॉर डेल्टा,
और उसके बाद फिर 60 to 65 वालों को सी माइनस ग्रेड मिलता है, देन सी प्लस मिलता है, देन बी, और फिर जो 80 प्लस वाले हैं या आई थिंक 86 प्लस वाले हैं उनको ए प्लस या ए पॉजिटिव ग्रेड मिल रहा होता है। ठीक है, सो वो भी ग्रेडिंग स्कीम मैंने वहाँ शेयर की हुई है। सो आप वो देख लेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई कितने मार्क्स की ज़रूरत है। हम भी करते थे पेपर तो इसी तरह करते थे अक्सर, जब इस तरह का कोई कोर्स होता था जिसमें हमारे हालात बुरे होते थे तो पेपर देखते ही हमें पता होता था कि यार इसमें फ़ेल हो जाएंगे, लेकिन फिर हमारे जहन में आता था कि नहीं यार 25 मार्क्स तो ले लिए हैं, अगर मैं यहाँ पर इतने भी कर लूँ कि मैं कम से कम कितने 25 मार्क्स और ले लूँ तो निकल जाऊँगा, कोर्स धक्का लग जाएगा कम से कम, अगली दफ़ा ये कोर्स उठाना नहीं पड़ेगा। तो जब बस आपने ये देखना है कि आपके मार्क्स अगर इतने हो गए हैं कि आप पेपर में इतने अचीव कर लें तो फिर अटैम्प्ट करें। अदरवाइज़ हमारे साथ भी इस तरह के स्टूडेंट्स थे जब हम ये पढ़ रहे थे, इसेंशियली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के ही कोर्स में। बड़ी मज़े की बात है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के ही कोर्स में हमारे कोलीग्स इस तरह के थे जब हम पढ़ा करते थे। तो उसमें आई थिंक आउट ऑफ 40 या 35 स्टूडेंट्स तकरीबन 10-12 ने तो एग्ज़ाम ही अटैम्प्ट नहीं किया था। उनको पता था, उन्होंने देखा था यार हमारे एसेंशियली जो सेशनल हैं उसमें उनके 5 या 10 मार्क्स थे। वो कह रहे थे अगर ये हम सारा का सारा भी सही कर लेते हैं, विच इज़ हाईली अनलाइकली कि भाई 40 में से 40 नंबर ले लें, तब जाके इनको डी ग्रेड मिलेगा। एंड डी ग्रेड इज़ बेटर ऑफ, यू आर बेटर ऑफ इन फेलियर देन इन डी ग्रेड, क्योंकि डी ग्रेड से फिर जीपीए पे काफ़ी असर पड़ना शुरू हो जाता है, स्पेशली सी ग्रेड से। तो फिर उन्होंने 10-12 ने अटैम्प्ट ही नहीं किया था। तो खैर ये आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने इसको सोचना है कि क्या करना चाहिए। अब भी आपके पास टाइम है, एक असाइनमेंट रहती है, आपके प्रेजेंटेशन वगैरह के मार्क्स भी हैं जो कि मैं अनाउंस करूँगा कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिज़िकल क्लासेस में अनाउंस करूँगा मैं। वो सारी चीज़ें हैं, तो आपके पास अभी काफ़ी एक हिस्सा है अपने मार्क्स का। आई थिंक अराउंड 65 मार्क्स आपके जो हैं वो अभी अनग्रेडेड हैं, वो ग्रेड होंगे। सो अभी भी अगर आप चाहें तो रिवर्ट बैक करके एक सही पोजीशन में आ सकते हैं। ओके ग्रेट, देयर इज़ नो नीड टू फ्लेक्स हेयर 089। माशाल्लाह से आप कह रहे हैं 10 शो हो रहे हैं, तो ओके। एनीवेज, क्विज के मार्क्स ऐड नहीं किए मैंने? कर दिए थे यार, एक मिनट रुकिएगा मैं अभी खोल के देखता हूँ। आई थिंक मैंने कर दिए थे सबके, वेट वेट अ मिनट।
ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। सो लाइक आई सेट के बिकॉज दीज आर सेट्स, तो इसके अंदर वो तमाम ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जो कि एक सिंपल सेट पे हम करते हैं, जिसमें यूजुअली जो है वो इंटरसेक्शन, यूनियन और सेट डिफरेंस का होता है। बट एक बात का हमने ख्याल रखना है कि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर दैट। ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। कि लेट्स से कि मैं आपको दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देता हूँ, तो दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यूनियन कर देने से जो रिजल्टेंट निकलेगा, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि वो जो दो रिफ्लेक्सिव का यूनियन लेने से रिजल्टेंट निकलेगा वो भी रिफ्लेक्सिव ही हो, मे बी वो रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, इसी तरह से दो सेट्स अगर सिमेट्रिक हैं, उनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो जो रिजल्टेंट आएगा, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल के दो सिमेट्रिक रिलेशन का इंटरसेक्शन ले लेने से वो एंटी सिमेट्रिक बन जाएगा या वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। सो देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। आल्दो अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करके, प्रैक्टिस करके और कुछ प्रूफ सोच के, कुछ थ्योरम लिख के आप ये प्रूव कर सकते हैं कि नहीं सर, यहाँ पर ये बात सही है कि भाई आप एक इररिफ्लेक्सिव और एक रिफ्लेक्सिव का अगर यूनियन लेंगे तो रिजल्टेंट हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सो दैट्स अप टू यू, आप उस पर एक्सरसाइज करें तो आपको होपफुली ये चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि सारी चीज़ें हमने, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने ऑब्वियसली नहीं पढ़े हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों को स्किप किया है, इसके अंदर हर एक चीज़ को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये काम आपने करना है कि भाई ये देखें कि आया ये दोनों चीज़ें कर देने से क्या रिजल्टेंट पे कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि लाजमी होगी। ठीक है, so sometimes combining relation endows them with properties previously discussed. So एक मिनट, हाँ, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ एक्चुअली कि combining relations endows them with the properties previously discussed. For example, two relations may not be transitive but their union may be. हो सकता है दो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन हो सकता है उनका रिलेशन, उन दोनों रिलेशंस का जब आप यूनियन लें तो वो ट्रांजिटिव हो जाए। राइट, सो देयर इज़ नो कंडीशन और स्पेसिफिक फैक्ट फॉर दैट कि भाई ऐसा ही होगा। राइट, सो रिलेशंस को हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। अगेन द फ्लोर इज़ ओपन टू यू। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है रिलेशन से रिलेटेड, तो वो बेशक मुझसे पूछ लें। कोई कन्फ्यूजन है या कोई कमेंट आपके जहन में आ रहा है कि अच्छा ऐसा है तो फिर ऐसा भी होगा, बेशक मुझसे कंफर्म कर लें। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई चीज़ अगर ऐसी आप सवाल पूछते हैं जिसका मुझे लगता है कि वाकई मुझे ये क्लियर करना चाहिए, तो वो मैं भी कर दूंगा। अदरवाइज़ आई विल जस्ट से कि आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करेंगे तो इसमें मतलब ये भी होता है कि आप इंटरनेट से जाकर या अपने ही खुद डमी सेट्स बनाकर एक्सरसाइज करें, या बुक्स जो मैंने आपको रेफ़र की हैं उनके क्वेश्चंस उठाएं, उनको पढ़ें, उनके सोल्यूशंस ढूंढें, उनको पढ़ें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच कि एक्चुअली इन सब में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं की, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इन द वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस और फंक्शंस और सेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। इस वजह से मैं इस बात पर दोबारा एम्फसाइज़ करूँगा कि कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं है या ऐसी चीज़ जो कि कंफ्यूज कर रही है आपको, वो बेशक मुझसे आप पूछ लें। आई विल रिपीट दैट एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, 007 पूछ रहे हैं कि कंबाइनिंग रिलेशंस एक दफ़ा फिर बता दें। कंबाइनिंग रिलेशन बेसिकली में कंबाइनिंग का मतलब ये है कि आप या तो यूनियन कर दें या इंटरसेक्शन ले लें या कॉम्प्लीमेंट ले लें। जैसे हम कहते हैं ना ए माइनस बी या ए कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है यू माइनस ए। तो वो यू और ए लेट सपोज कि वो रिलेशंस हैं, यानी कि उनमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो उनको भी आप बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जिस तरह से आप एक सिंपल यूनियन इंटरसेक्शन को करते हैं। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज़ दैट कि ऐसा मत समझना कभी कि भाई दो रिलेशंस हैं, एक रिफ्लेक्सिव है और दूसरा सिमेट्रिक है, और आप उन दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन लेना तो आता है हमें। आप उन दोनों का यूनियन लेते हैं और आप कहें कि भाई यूनियन जो होगा इसका वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। एक रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक रिलेशन का यूनियन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा। सो ऐसे कोई रूल नहीं एग्जिस्ट कर रहे हमारे पास, हमने नहीं पढ़े हैं। आप चाहें तो एक्सप्लोर कर लें इस तरह के रूल्स को। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि आपके सर्टन केस के अंदर ऐसा हो कि भाई एक रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक को आपने यूनियन किया हो और रिजल्टेंट से रिफ्लेक्सिव आ गया हो, बट ऐसा लाजमी नहीं है कि हर एक केस में हो। अगर लाजमी है हर एक केस में ऐसा होगा तो ये आप प्रूव कर दें कि भाई कैसे होगा, हर एक केस में क्यों होगा,
तो फिर यू कैन डू दैट। अदरवाइज़ ये चीज़ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है कि हम इन चीज़ को पढ़ रहे हों। हमने सिर्फ ये आपको पॉइंट बताना है कि बिकॉज दीज आर सेट्स, तो आप इसके ऊपर इंटरसेक्शन यूनियन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपने उनकी प्रॉपर्टी को यूनियन इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ मेंबर्स को करेंगे, और जो रिजल्टेंट निकलेगा आपका, जो कि एक सेट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलहदा होंगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को वो इनहेरिट नहीं कर रहा होगा कि भाई पेरेंट उसका, यानी कि ए चूँकि रिफ्लेक्सिव था तो ए यूनियन बी भी रिफ्लेक्सिव होगा। 089 पूछ रहे हैं कि सर अगर किसी सेट में एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ गया जिसमें सेम एलिमेंट का सिर्फ एक पेयर हो, एक ऑर्डर्ड पेयर हो, बाकी सब अलग हों, तो क्या इसे हम इररिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? नहीं, इसे भी इररिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। इररिफ्लेक्सिव का मतलब ये है एक भी ना हो सेम वाला, एक भी आ गया अगर तो फिर वो इररिफ्लेक्सिव नहीं रहा। ठीक है, आई होप कि आपका सवाल भी चूँकि ज़्यादा क्लियर था, तो होपफुली आपका जवाब, आपको जो जवाब दिया है मैंने, वो भी क्लियर ही समझ में आ गया होगा। माई माउस इज़ नॉट वर्किंग रियली प्रॉपरली, लेट मी कनेक्ट अनदर माउस, क्योंकि ऊपर कुछ मैसेजेस हैं मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। वेट, ऑल राइट। सो अच्छा, कंबाइनिंग रिलेशन का ही पूछ रहे थे 031, बस इस मैसेज मुझे नज़र नहीं आ रहा था ये मैसेज, मैं स्क्रॉल नहीं कर पा रहा था अपने लैपटॉप के माउस से, माउस कनेक्ट किया है तो आई रेड दैट मैसेज। कंबाइनिंग रिलेशन, ठीक है, मैं बता चुका हूँ आई थिंक। कंबाइनिंग रिलेशन एक दफ़ा फिर बता दें, फॉरवर्ड किया है क्या सबको ये मैसेज? एक ही तरह लिखा हुआ है सर, कंबाइनिंग रिलेशन एक दफ़ा फिर बता दें। ग्रुप पे फॉरवर्ड किया होगा, सब ने लिख के भेज दिया ये, मतलब इन दो बंदों ने। खैर, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो गया हो गलती से। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ कॉम्बिनेट्रिक्स। कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं? कॉम्बिनेट्रिक्स के लेक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कॉम्बिनेट्रिक्स एक डिफरेंट, अब हम है वो सेट थ्योरी का ही हिस्सा, ये है सेट थ्योरी का ही हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफरेंट है। यानी कि सेट थ्योरी भी अप्लाई हो सकती है इस कॉम्बिनेट्रिक्स पे, पर ये इसको एक अलग तरह के टॉपिक के तौर पे हम पढ़ सकते हैं। सो बड़ी जेन्युइन बात से, जनरल बात से हम स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर बेसिकली उन चीज़ों को पढ़ा जाता है जिन चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ मैथमेटिक्स के ही बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर मैं एक लफ्ज़ के अंदर आपको समझाना चाहूँ कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेट्रिक्स, कॉम्बिनेट्रिक्स क्या है, चूँकि ये इस कॉम्बिनेट्रिक्स कोर्स का सब्जेक्ट का इनिशियल लेक्चर होगा हमारा, तो इसको ज़रा आपने गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें हम वो बातें करेंगे जो कि आगे जाकर आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी जब हम इसके सब टॉपिक्स की तरफ जाएंगे। कॉम्बिनेट्रिक्स, जिस तरह से मैंने कहा, अगर एक लफ्ज़ के अंदर मैं इसको एलाबोरेट करना चाहूँ कि व्हाट इज़ कॉम्बिनेट्रिक्स, तो कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब है काउंटिंग। काउंटिंग काउंटिंग सीखी हुई है, काउंटिंग आती है, और काउंटिंग भी वही चीज़ जो कि आप इनिशियली पढ़ के आए हुए हैं, आप उन चीज़ों को भी क्वेश्चन करेंगे। आपने देखा है मेरे पढ़ाने का अंदाज़, जब से हम ये कोर्स स्टार्ट किया है, हर एक लेक्चर में मैंने यही कहा कि इसमें हम करेंगे तो वही बातें जो कि आपको ऑलरेडी पता हैं, बट उनको इस तरीके से करेंगे कि वो जनरलाइज हो जाएं, और जिनकी वजह से फिर आपको ये लगता है कि यार ये तो मुश्किल चीज़ हो गई, जबकि एक्चुअली वो मुश्किल नहीं होती है। हमने सिर्फ उसको जनरलाइज़ किया होता है, कुछ चीज़ों के रूल्स हमने खुद बना लिए होते हैं कि ये ऐसे होगा, तो वो ऐसे नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो काउंटिंग आती है सबको? काउंटिंग, यस और नो? पढ़ी हुई है, प्री स्कूल में पढ़ी होगी, नर्सरी या मॉन्टेसरी, पता नहीं आजकल मुख्तलिफ़ तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। काउंटिंग तो सब ने होपफुली पढ़ी होगी। 007 ने पढ़ी है, गुड। 031 ने भी पढ़ी हुई है। क्लास में और किसी स्टूडेंट ने काउंटिंग नहीं पढ़ी हुई है और आके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं? अलार्मिंग सिचुएशन। पढ़ी होगी शायद, ओके, शायद पढ़ी होगी, यस, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको यही एज्यूम करना पड़ेगा कि शायद हमने नहीं पढ़ी भाई, आप ही पढ़ा दो, हमें नहीं पता काउंटिंग क्या होती है। सो काउंटिंग क्या होती है? काउंटिंग ज़रा स्टार्ट करें, काउंटिंग करके बताएं मुझे, सब बताएं ज़रा, काउंटिंग करें, कैसे करते हैं काउंटिंग?
अच्छा, आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं ना, आपने देखा डिस्क्रीट को बुरा कहा है 014। आप कह रहे हैं कि पढ़ी तो है बट डिस्क्रीट में हम पढ़ते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ज़रा मेरा आर्गुमेंट सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट होगा मेरा आपकी इस बात के ऊपर। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम डिस्क्रीट में पढ़ते कुछ हैं और करते कुछ हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक ही काम करते हैं ना। हम पढ़ते भी वही हैं जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं वही पढ़ते हैं। क्योंकि आपने कहा कि हम पढ़ते कुछ हैं कुछ, और हम बोलते कुछ हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। इस वजह से आपके अपने ही आर्ग्यूमेंट को मैं गलत साबित कर सकता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आप मेरी बात को जो गलत कह रहे हैं वो सही है एक्चुअली, कि आप पढ़ते भी कुछ हैं और आप करते भी कुछ ही हैं। सो 089 काउंटिंग करके बता रहे हैं कि भाई 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह 018 ने भी काउंटिंग की है कि 1 ONE 1, 2WO 2, ये इस तरह काउंटिंग करके बता रहे हैं। THREE 3, FOUR 4, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कमेंट। 049 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 086 037 की काउंटिंग, वाओ, बड़ी अच्छी काउंटिंग पढ़ी है उन्होंने। 0 टू इन्फिनिटी। वैसे काउंटिंग ऐसी पढ़ानी चाहिए, नर्सरी में कोई बच्चा है उसको बोले भाई काउंटिंग कैसे पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं 0 टू इन्फिनिटी। जाए वो 2 साल का बच्चा किसी से मिलने जाए, उसको बोले बेटा काउंटिंग आती है आपको, वो कहेगा यस, बोलेंगे बताएं क्या होती है काउंटिंग, वो कहेगा 0 टू इन्फिनिटी। इनिशियली जनरली दैट kid would be right, you know, 037 जिस तरह से कह रहे हैं, initially that person would be right. 0 to infinity is actually counting. Now काउंटिंग को अब ज़रा क्वेश्चन करते हैं हम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने क्वेश्चन किए हैं काफ़ी चीज़ों को कि भाई ऐसा क्यों है, प्रूव करें। सो काउंटिंग जिस तरह से हम यूजुअली कहते हैं कि भाई हाउ मेनी एप्पल्स डू यू हैव, तो यू विल से दैट फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एप्पल्स हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3, मेरे पास 3 एप्पल्स हैं। आई कैन से दैट कि आपके पास 6 एप्पल्स हैं, राइट, 6 एप्पल्स हैं आपके पास। लेट्स से आपके पास 3 एप्पल्स हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि कितने एप्पल्स हैं, आप कहते हैं 6। मैं कहूँगा नहीं यार, मुझे नज़र तो 3 आ रहे हैं, आप क्यों 6 कह रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं 6 इस तरह कि मैंने काउंटिंग 4 से स्टार्ट की। ये एप्पल नंबर 4, ये एप्पल नंबर 5 और ये एप्पल नंबर 6, 6 हो गए मेरे एप्पल्स। सही है भाई। आपके पास कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके पास लेट से यूजुअली एक मोबाइल फ़ोन होता है एक बंदे के पास। मैं कहता हूँ आपके पास कितने मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो कहेगा मेरे पास 30 मोबाइल फ़ोन्स हैं। मैं कहूँगा नहीं, आपकी जेब में तो एक ही नज़र आ रहा है, आपके हाथ में एक ही नज़र आ रहा है, मुझे एक ही मोबाइल फ़ोन है। वो कहता नहीं 30 स्मार्टफोन्स हैं, मैं काउंटिंग 30 से स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे पास 2 होते तो मैं कहता 31 है, अगर मेरे पास 3 होते तो मैं कहता 32 है। ऐसा ही है ना, जिस तरह कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम यूजुअली काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी मैं आपको दे देता हूँ। जब आप लूप बनाते हैं ना, कोई भी लूप, फॉर लूप बनाते हैं, आप उसको चलाते हैं, मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, विजुअलाइज कर लीजिएगा। आप कहते हैं कि भाई इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 10। अब तो पूछना कितनी दफ़ा चलेगा, आपको 10 दफ़ा। मैं कहता हूँ नहीं, आप तो लेस देन 10 तक चला रहे हैं, यानी 9 तक। तो आप कहेंगे हाँ 9 तक चला रहा हूँ, लेकिन चला तो 0 से रहा हूँ ना, इसलिए ये 10 दफ़ा चलेगा। तो ये काम आप वहाँ पर करते हैं। आप यूजुअली 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। इसी तरह मैं अपनी काउंटिंग बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 30 से स्टार्ट करता हूँ। 30 इज़ 0 फॉर मी, 31 इज़ 1 फॉर मी, 32 इज़ 2 फॉर मी, एंड सो ऑन। हाँ यही बात है। मोबाइल की शॉप है उसकी, किसकी, 037 के लिए कमेंट कर रहे हैं ये 007 ने जो कमेंट किया है। ऐसे 089 कह रहे हैं कि फिर तो काउंटिंग ही ख़राब हो गई अब। हाँ तो काउंटिंग ख़राब हो गई, बस काउंटिंग सही जो आप कहते हो ना कि सही काउंटिंग हम कर रहे हैं, वो सही कुछ की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया ने इस पर इत्तफा कर लिया है कि 1 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, और स्टार्ट नहीं करेंगे आगे से या पीछे से कहीं से। तो भाई पूरी दुनिया ने इस पर एग्री कर लिया है कि 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इस वजह से हमें लगता है कि सही काउंटिंग यही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। जबकि वही लूप वाली एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो अगर मैं कोई लूप 0 से 10 तक चलाता हूँ तो वो 10 दफ़ा चलेगा। अगर मैं 10 से 20 तक चलाता हूँ तब भी वो 10 दफ़ा चलेगा। अगर मैं -30 से -20 तक चलाता हूँ तब भी वो 10 दफ़ा चलेगा।
अगर मैं 67 से 77 तक चलाता हूँ तब भी वो 10 दफ़ा चलेगा. काउंटिंग इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और एंड कहाँ पे कर रहे हैं. काउंटिंग इज़ एक्चुअली अबाउट के बिटवीन क्या है, ड्यूरेशन क्या है, राइट. जिस तरह से आपके कोर्स की एग्जांपल लेते हैं, आपके कोर्स की क्लास 1 घंटा 30 मिनट की होती है. आपकी कोर्स की क्लास में ये लिखा जाता है कि भाई 1.5 घंटे की क्लास होगी. ये थोड़ी लिखा जाता है कि भाई कब से कब तक होगी. वो तो जब टाइम टेबल बनता है तो पता लगता है आपको. आपका कोर्स कितने क्रेडिट आवर का है? 3 क्रेडिट आवर का है ना. इसका मतलब है हफ्ते में 3 घंटे क्लास होगी इसकी. अब वो कब से कब तक होगी ये थोड़ी ना कोर्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है. वो तो टाइम टेबल बनता है तो बताते हैं. हो नहीं 3 घंटे की क्लास है, ये बात तय है. ऑब्वियसली इसमें से कुछ ब्रेक हम निकाल लेते हैं, कुछ हम 15-20 मिनट आधा घंटा ब्रेक निकाल लेते हैं, फिर क्विज़ेस होना शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह. एग्जैक्टली 007. रोटेशन कितनी है ये देखा जाता है. लूप की बात कर रहे हैं आप कि भाई कितनी दफ़ा काम चल रहा है ये आप बता रहे हैं, ठीक है. अब वही एग्जांपल कि भाई आप एक कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई बाइक ख़रीदते हैं, तो सवाल ये होता है अक्सर ये कितनी चली हुई बाइक है. तो वो बंदा कहता है कि भाई इतने हज़ार किलोमीटर चली हुई है बाइक या ये गाड़ी, 3,000 किलोमीटर चली हुई है या 30,000 किलोमीटर चली हुई है. आपसे ये थोड़ी पूछेंगे अच्छा कहाँ चली है, कराची से इस्लामाबाद चली है या इस्लामाबाद से कराची चली है या लाहौर से इस्लामाबाद चली है या लाहौर शहर के अंदर चली है. ये सवाल अक्सर नहीं पूछा जाता अनलेस कार इस तरह की है. क्योंकि एसेंशियली काउंटिंग कहाँ हो रही है कि भाई कितनी है ये चीज़, कहाँ से कहाँ तक है, वो उस काउंटिंग का हिस्सा नहीं है. वो तब हिस्सा होता है जब आप कहें कि यार कार इस तरह की है. लेट्स से अगर कोई जीप में ख़रीदता हूँ 4x4. जीप यूजुअली 4x4 उन ट्रैक्स के लिए बनी होती है जो कि थोड़े से जिनको कहा जाता है ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जो ऊपर नीचे होते हैं, प्लेच्यूज टाइप होते हैं. तो अगर मैं कोई जीप खरीदता हूँ तो मैं उससे यही पूछूंगा. अगर वो कहता है 30,000 किलोमीटर चली हुई है और सिर्फ कराची शहर में चली हुई है, आई विल से कि अच्छा फिर 4x4 लेने की ज़रूरत क्या थी, उसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ. यानी अब मैं अगर इसको आज ले जाकर गिलगित में चलाऊँगा तो फिर तो ये नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये पिछले 4 सालों से कराची शहर में चल रही है, राइट. सो काउंटिंग is a little tricky thing. It's not that much easier than how we perceive it to be. So combinatorics के चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स मूव टूवर्ड इट्स मोटिवेशन के व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड के हम काउंटिंग के पूरे एक लेक्चर को, पूरे एक टॉपिक को पढ़ें. नॉट सिर्फ इन दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बट इन सो मच मोर. So combinatorics is the study of collection of objects. Combinatorics is the study of collection of objects. कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हम यूजुअली पढ़ते हैं काउंटिंग में, भाई 3 एप्पल्स, 4 बनानास, 3 कार्स, 5 रूम्स, व्हाटएवर. लेकिन स्पेसिफिकली हमारा फोकस यहाँ पर सिर्फ काउंटिंग पर नहीं होगा, बल्कि हम ये काउंट करना चाहेंगे कि स्पेसिफिकली उन काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, उनकी अरेंजमेंट, उनकी डिरेंजमेंट वगैरह वगैरह. अरेंजमेंट डिरेंजमेंट का मतलब ऐसे समझ लें कि भाई काउंटिंग हमें आती है, हमें पता है कि भाई आपसे मैं सवाल पूछता हूँ 2 + 3 + 2 कितना होता है. 2 + 3 + 2 जल्दी से बता दें कितना होता है. 2 + 3 + 2 7. 007 कह रहे हैं कि 7 होता है इसका जवाब. 2 + 3 + 2 031. सबका जवाब यही होगा ऑब्वियसली. 2 + 3 + 2 इज़ 7. अच्छा, अब आप में से कुछ होंगे जिन्होंने किया होगा 2 + 3 5 देन +2 7. कुछ होंगे जिन्होंने कहा होगा अच्छा 2 तो 2 दफ़ा है ना, तो 2 + 2 4 हो गया और 4 + 3 7. कुछ ने ऐसे भी किया होगा कि यार यहाँ पर 2 दफ़ा 2 है, इसका मतलब 2 × 2 4 एंड देन उसमें +3 कर दिया 7. सो देर आर, अगर मैं कहता हूँ यही 3 तरीके हैं, तो देर आर 3 ways टू डू दिस सेम थिंग. देर आर 3 ways टू अरेंज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. और वो सही जवाब दे रही हैं. तीनों तरीके सही जवाब दे रहे हैं, एग्जैक्टली सही जवाब दे रहे हैं. सो वी आर नॉट स्पेसिफिकली गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काउंटिंग एसेंशियली इज़. काउंटिंग तो हमें पता है क्या है, बट हमारा फोकस ज़्यादातर इन चीज़ों पे होगा कि हाउ मैनी वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे हमारे. हाउ मैनी वेज आर देयर, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन देयर बी, हाउ मैनी पॉसिबल कनेक्शंस देयर आर, हाउ मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स देयर कैन बी, हाउ मैनी सबसेट्स देयर कैन बी, हाउ मैनी वेज आर देयर वगैरह वगैरह. सो
एंड ऑब्वियसली इनके जवाब और इनके सवालों की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे. सो काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एनालाइज एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़. जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ ही समझ लें, तो वहाँ पर हमें ज़्यादा काम देती है ये काउंटिंग. स्पेशली जब आपकी फील्ड से रिलेटेड अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो जब आप सॉफ्टवेयर को बना रहे होते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वेज सबसे अच्छा है. एक असाइनमेंट आपको दी जाती है, कोड करें भाई, फलां काम करें, इसको कोड करें C++ में या C# में. एक स्टूडेंट है जो कि इसको कोड करके आता है 45 लाइन्स ऑफ कोड में, LOC लाइन ऑफ कोड, 45 लाइन्स लिखी हैं उसने कोड की. एक स्टूडेंट है जो कि उसको 20 लाइन्स ऑफ कोड में लिख के आ जाता है. एक स्टूडेंट है जो कि उसको 50 लाइन्स ऑफ कोड्स में लिख कर आ जाता है. तो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा कि एक्चुअली कौन सा बेहतर है. सो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने 20 लाइन्स ऑफ कोड लिखी हैं, उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि उसने एसेंशियली वही काम किया है लेकिन कम लाइन्स ऑफ कोड में, कम लाइन्स लिखी हैं उसने कोड में, और उसने सही काम कर दिया है. लेकिन सिर्फ यहीं पर काम, मैं एक्चुअली एग्जांपल ले रहा हूँ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की. जब हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं, किसी कोड को एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये कितना ज़्यादा अफेक्टिव कोड है. ज़्यादा लंबा काम करके भी आप वही काम कर रहे हैं जो एक छोटी सी लाइन से हो सकता है. सो एनालिसिस जब हम करते हैं कोड का, तो हम LOC काउंट करते हैं ना, लाइंस ऑफ कोड करेंगे आप आगे जाकर. LOC लाइन ऑफ कोड, या अगर वो 20 लाइंस ऑफ कोड में जो स्टूडेंट लिख कर आया है, हो सकता है कि उसने 20 लाइंस ऑफ कोड में 4 लूप्स लगाए हों 100 के. तो फिर मैं उस 20 लाइंस ऑफ कोड को 20 लाइंस ऑफ कोड कंसिडर नहीं करूँगा, मैं उसको 500 लाइंस ऑफ कोड कर दूंगा, क्योंकि एक लाइन 100 दफ़ा चल रही है. ठीक है. सो एसेंशियली यहाँ पर काउंटिंग की होती है. जब मुझे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटीज़ और एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम करना होता है, तो आई वुड नीड टू नो व्हाट काउंटिंग इज़ एंड हाउ कैन काउंटिंग, हाउ मेनी वेज ऑफ समथिंग, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डू समथिंग. ओरिजिनली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ऑल्दो शुरुआत तो इसकी तब से हुई जब से इंसान ने गिनना सीखा, लिखना सीखा, या इवन कोई भी काम करना सीखा इंसान ने, तब से इसकी काउंटिंग तो चीज़ तब से ही स्टार्ट हो गई, कॉम्बिनेट्रिक्स. बट एसेंशियली बुक या मैथमेटिक्स में इसको एज अ फील्ड तब से स्टडी किया गया. सबसे पहला इसका जो इस्तेमाल है वो गेमिंग के अंदर किया गया. गेम्स, स्पेशली गेम ऑफ डाइस या गेम ऑफ चांस जो हैं, जिसको उर्दू में या एज़ पर इस्लामिक टीचिंग्स हम जिसको जुआ कहते हैं, ऐसा गेम जिसके अंदर चांस हो, यानी आप स्किल का गेम ना हो वो कि आपको जितना अच्छा आता हो आप वो खेल सकें, बल्कि चांस हो कि भाई अगर ये चीज़ आ गई, अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ और मेरा 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि मैं जीत गया, अदरवाइज़ मैं नहीं जीता. इसके अंदर काउंटिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि यहाँ पर गेम ऑफ चांस को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है यूजिंग काउंटिंग इनटू अ गेम ऑफ स्किल. ठीक है. क्या चांसेस हैं कि इसके साथ ये आएगा, क्या चांसेस हैं कि मैं डाइस को रोल करूँगा और मेरे पास 3 आ जाएगा, क्या चांसेस हैं कि मैं डाइस को रोल करता हूँ और 4 आ जाएगा. सो ये मुझे काउंट करना पड़ेगा कि क्या क्या आ सकता है, कितनी दफ़ा आ सकता है, कितनी दफ़ा आ चुका है, एंड देन आई विल यूज़ प्रोबेबिलिटीज़ टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक सिनेरियो. सो फॉर एग्जांपल, इसकी एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि भाई हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स. जब कार्ड्स की गेम आप खेलते हैं, किसी ने अगर खेली हो उनको अंदाज़ा होगा, अगर किसी ने नहीं खेली तो सिर्फ ये समझ लें कि देयर आर सम कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, और लेट्स से हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 अप टू 52 नंबर्स लिखे हुए हैं. यानी कि देयर इज़ अ कार्ड जिसके ऊपर 27 भी लिखा हुआ है, देयर इज़ अ कार्ड जिसके ऊपर 29 भी लिखा हुआ है, देयर इज़ अ कार्ड जिसके ऊपर 46 भी लिखा हुआ है, अप टू 52, 1 से लेके 52 तक सब नंबर्स लिखे हुए हैं उन कार्ड्स के ऊपर. 53 किसी पे नहीं लिखा हुआ. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 52 कार्ड्स. सो अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, याद करें अपनी पुरानी चीज़ें, आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं इससे पहले, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वगैरह भी आप पहले पढ़ के आ चुके हैं. सो मुझे ये बता दें कि कितने तरीक़ों से मैं उन 52 कार्ड्स को अरेंज कर सकता हूँ, जो कि यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. जिस तरह फॉर एग्जांपल, एक अरेंजमेंट तो ये होगी कि मैंने सबसे पहले वो 1 रखा, फिर उसके नीचे 2, फिर उसके नीचे 3 4 5 6 7 अप टू 51, फिर 52. एक अरेंजमेंट ये हो गई.
अब दूसरी अरेंजमेंट में बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह 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 वगैरह, 50 सॉरी 48 49 50 52 एंड देन 51। ये दूसरी अरेंजमेंट हो गई अब, कम्प्लीटली डिफरेंट। देन वही काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 48 49 से 52 51 एंड देन 50। ये एक और अरेंजमेंट हो गई। सो 52 कार्ड्स हैं। हाउ मेनी वेज में, कितनी, तीन अरेंजमेंट्स तो मैंने अभी यहाँ आपको गिनवा दी, कितनी तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 007 कह रहे हैं 52 तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि 52 तरीके ही हैं जिससे आप ये अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तरीके नहीं है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी वेज आर देयर आई कैन अरेंज। 018 भी यही कह रहे हैं 52 तरीक़ों से। सो 52 तरीके हैं जिनसे मैं इन सबको अरेंज कर सकता हूँ। 014 भी यही कह रहे हैं कि 52 तरीके हैं जिनसे मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। तो आपने ऑब्वियसली 52 तरीके जहन में चलाए नहीं, लेकिन आपने सिर्फ काउंट किया कि 1 2 3, तो इस तरह 52 तरीके हो सकते हैं। काउंटिंग की ना आपने, अगेन टॉपिक ऑफ कॉम्बिनेट्रिक्स। बट इन तीनों में से सही जवाब नहीं है। 52 इज़ नॉट द करेक्ट, मैनी वेज देयर आर। कोई सही कर सकता है इसको, कितने वेज हैं, कितने अरेंजमेंट के 52 के। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज 52। ओके, एक और गैस आया है 089 कह रहे हैं 2 पावर 52 था शायद। ये आप पढ़ चुके हैं पहले, इस वजह से आपकी गैसिंग इतनी है कि आप उसको सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें कुछ डिफरेंस हो। सो द करेक्ट आंसर इज़, एग्जैक्ट फार्मूला मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट इसमें एक फंक्शन यूज़ होगा जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल का फंक्शन, फैक्टोरियल। सो 52 फैक्टोरियल की अगर हम बात करते हैं, 52 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, किसी को याद है फैक्टोरियल? 52 फैक्टोरियल, डज एनीवन रिमेंबर व्हाट फैक्टोरियल वाज, और फैक्टोरियल क्या होता था? मैसेजेस में मैंने आपको भेजा भी है कि 52 फैक्टोरियल ये होता है भाई। और ये कैसे कैलकुलेट होता है ज़रा बताएं, किसी को याद है कैसे कैलकुलेट होता है ये? यस, यू आर राइट, 095 52 51 50, बट 50 बार हम एंड नहीं करेंगे, हम आगे चलते जाएंगे। और सवाल मेरा ये है कि प्लीज़ टेल मी कि 52 फैक्टोरियल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जिस तरह से 101 ने कहीं से आई थिंक देख के भेजा है कॉपी करके, या जैसे भी, बट गुड अप्रोच, क्योंकि यहाँ पर मैं आपका स्किल चेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए इसका। 2 फैक्टोरियल इज़ 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 इंटू 1, एंड देन 4 फैक्टोरियल इज़ 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 1 तक आपने जाना है और उस नंबर से लेकर तमाम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा गैप लेते हैं हम, अराउंड 15-20 मिनट्स का हम गैप लेते हैं और दोबारा से क्लास को ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्टली यहीं से क्लास को स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोगों ने ब्रेक में ये करना है कि फैक्टोरियल को थोड़ा सा देखें कि फैक्टोरियल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और फिर यहीं से बात स्टार्ट करेंगे कि हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। सो मैं अभी इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, 10-15 मिनट का गैप लेके दोबारा से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस मीटिंग के अलावा दूसरी मीटिंग ज्वाइन करेंगे और फिर उस क्लास को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी 3 to 4:30 है।